आपके साइक्लिक प्रोसेस में है, इसमें कहा गया है कि साइक्लिक प्रोसेस बच्चों एक पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। साइक्लिक प्रोसेस में हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होती है, ये नॉट चेंज। खासियत क्या है कि जहां से आप जाते हैं वहीं पे पहुंच के और वापस आ जाते हैं, तो याद इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह याद करें। वर्क डन तो चेंज कर जाती है, वर्क डन बच्चों अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए वर्क डन जो हमारे पाथ फंक्शन है, ये जो वर्क होता है बच्चों, वर्क हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। कि जब आप इसको चेंज कर देते हैं, वर्क क्या है बच्चों, पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन में ये डिपेंड करती है, ये क्या करता है, डिपेंड करता है। जब अलग अलग रूट से आप जाते हैं, सिस्टम के ऊपर काम करते हैं पाथ के हिसाब से, तो हमारी सिस्टम की बच्चों वर्क डन चेंज हो जाती है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में सारे मिला के हमारी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों, वो कांस्टेंट होती है। यही चीज़ें हमें समझना है। और ये जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, ये है पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। डेल्टा यू जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। अब कहीं से घूम के आइए, अब कहीं पे जाइए, अगर उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमारी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी चेंज नहीं करेगा। दिस इज द कॉल स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। अब साइक्लिक प्रोसेस में हमें वर्क डन कैसे निकालते हैं बच्चों, जब कोई क्लोज सर्किल पाथ होती है, इस तरह से कोई क्लोज पाथ आपके सामने दिख रहा है कि एक प्रोसेस है, ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, बायां से दायां जा रहा है। कैसा जा रहा है बच्चों, बाएं से। इसकी जो रोटेशन आप देख रहे हैं बच्चों, क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज होती है बच्चों, तो क्लॉकवाइज में हमारे पास जो वर्क डन निकल के आती है, पॉजिटिव निकल के आती है। वर्क डन जो है हमें क्या निकल के आती है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, क्लॉकवाइज आप चलते हैं पाथ फंक्शंस के अंदर, तो हमारी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब यही एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं बच्चों, किधर, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारी वर्क डन जो है निकल के आती है नेगेटिव। राइट, दाएं से जब बाएं जाते हैं, वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस केसेस हैं कि जब किसी सिस्टम पे इंटरनल एनर्जी प्लस, देखिए इसका दोनों में रिलेशंस है, इंटरनल एनर्जी प्लस सॉरी क्यू बराबर जो है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस जो डब्ल्यू होते हैं। यानी कि जब साइक्लिक प्रोसेस है तो हमारा कहता है कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज नहीं होती साइक्लिक प्रोसेस में, स्पेशली साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो। इसका मतलब है बच्चों कि जो भी आप सिस्टम को हीट देते हैं वो कंप्लीटली टोटल का टोटल किस में आ जाता है, एक्सटर्नल वर्क डन के अंदर। मान के चलिए हमने प्रोसेस नंबर इसको Q1 माना, हमने प्रोसेस नंबर Q2 माना, हमने हीट Q3 दिया, हमने Q4 किया, हमने Q5 हीट दिया। 5 प्रोसेस, ये 5 प्रोसेस साइक्लिक में जा रही है। चलिए इसको फिर से लिख दिए। हमने कहा बच्चों ये पहला प्रोसेस है Q1, दूसरा प्रोसेस है Q2, तीसरा प्रोसेस है Q3, चौथा प्रोसेस है Q4 और पांचवा प्रोसेस क्या है, Q5। आपने टोटल हीट कितना दी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो बच्चों, और Q4 प्लस Q जो 5 है, वो टोटल वर्क डन कितना आएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। ठीक है, यही आती है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 W5। ठीक है, ये सारे आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हमारे पास बच्चों आती हैं किसमें, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, इसमें हो सकता है कि कभी कभी वर्क डन हमारी साइक्लिक निगेटिव भी आ जाए। कोई पार्टी देखो, एक्चुअल में अगर होल ओवर डन, मेरे कहने का मतलब समझ जाना कि जब आप कंप्लीट साइकिल क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलती है। कंप्लीट जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, आप कंप्लीट जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे समझिए, ये जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर जरा इसको बारीकी से समझिए, जो ग्राफिकली है बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है।
अगर इसको बहुत थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर वे में अगर क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीकी से इसकी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने कहा, यहाँ देखिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रही है, ठीक है ना, ओके। तो बच्चों इस केसेस में हमारी जो वर्क डन होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रेशर चेंज, वॉल्यूम बढ़ रही है। यहाँ भी बच्चों वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ रही है, या सॉरी इस प्रोसेस में अगर कहें तो वर्क डन जीरो हो जाए, क्योंकि इसमें वर्क डन क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है। किसमें? इसमें वॉल्यूम क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट वहाँ वर्क डन जीरो। इसमें आपकी वर्क डन नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि हमारी वॉल्यूम डिक्रीमेंट होगी। तो वली आपको अलग अलग स्टेप में वर्क डन पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, लेकिन ओवरऑल वर्क डन जो बच्चों मिलेगा आपको, वो ओवरऑल वर्क डन क्या मिलेगा? वो पॉजिटिव मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज में ओवरऑल वर्क डन क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोसेस जो आपके सामने बच्चों दिख रहा है, ठीक है, ऐसे जा रही है। ए से बी में वर्क डन वॉल्यूम चेंज कर रही, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों वर्क डन जीरो होगा, यहाँ से वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, यहाँ से वर्क डन जीरो होगा। तो अगर क्लॉकवाइज गए तो ओवरऑल वर्क डन हमें नेगेटिव ही मिलेगा, चाहे जो भी प्रोसेस है, ठीक है ना, चाहे बच्चों जो भी प्रोसेस है। नो डाउट कि यहाँ पे हमारी वर्क डन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये वर्क डन जो नेगेटिव में बच्चों ज़्यादा मिलेगा इस वर्क डन से। बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम तो सेम बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन प्रेशर का भी रोल हो जाते हैं, क्योंकि वर्क डन जो हमारे पास प्रेशर इनटू क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। तो ऊपर वाला जो वर्क डन है इसकी वैल्यू नेगेटिव। फिर से समझिए, फिर से एक बार और समझिए, देखिए कैसे होता है। यहाँ पे हमें प्रेशर क्या है? कम मिलेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी वॉल्यूम पॉजिटिव चेंज कर देगी, तो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा बच्चों P इंटू क्या मिलेगा? डेल्टा V, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज उतना ही कर रही है, माइनस नेगेटिव के अंदर, तो इसकी वजह से वर्क डन आएगा माइनस P इंटू डेल्टा V। लेकिन बच्चों अगर माइनस साइन को छोड़ के देखें, अगर एक्चुअली मैग्नीट्यूड को देखें, तो ये वाला जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? ये से इसको चले हमने 1 मान ली, इसको हमने क्या मान ली? 2 मान ली। क्लियर है? एक को 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया। क्लियर है? तो अब ये जो वैल्यू निगेटिव में जिसकी वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन होती है, तो जब ऐड करने पे टोटल वर्क डन हमारा तो नेट जो वर्क डन आएगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव ही तो मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि साइक्लिक प्रोसेस में जब आप ओवरऑल वर्क डन निकालते हैं बच्चों, खासकर क्लॉकवाइज में, तो हमारी वर्क डन पॉजिटिव मिलती है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमारी वर्क डन क्या मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो Q1 P2 अगर इसको स्ट्रक्चर से अगर प्रोटोपर दिखाया जाए बच्चों, तो दिखाने के बाद आपकी जो वर्क डन माइनस प्लस इक्वल हो सकता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द साइक्लिक प्रोसेस में, कि कब आपके नेगेटिव वर्क डन होंगे, कब हमारे पॉजिटिव वर्क डन होंगे, और इस साइक्लिक प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती। दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टेट फंक्शन साइक्लिक में और खासकर इंटरनल एनर्जी वर्क डन में ये दोनों कौन सी फंक्शन, स्टेट है या पाथ फंक्शन है, तो आप क्या आंसर देंगे? दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, वर्क डन द पाथ फंक्शन, क्योंकि स्टेट इंटरनल एनर्जी किसी के पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, बट वर्क डन क्या होती है बच्चों? इसकी पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो इससे भी पता चलता है कि 100% एनर्जी जो है ना इसकी वर्क में यूटिलाइज हो रही है। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में जब हम किसी सिस्टम को बच्चों हीट देते हैं तो उसका 100% एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है? उसकी पूरी तरह वर्क में यूटिलाइज होता है। क्लियर है? ओके। अगला केसेस है, कुछ इनकम्प्लीट साइकिल है आपके सामने, ठीक है बच्चों, कुछ इनकम्प्लीट साइकिल है। इस इनकम्प्लीट साइकिल को आपको देखना पड़ेगा। जब इनकम्प्लीट साइकिल की जब चर्चा करते हैं तो इनकम्प्लीट साइकिल ये भी क्या है? इसमें वर्क डन क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इसके अंदर जो बच्चों क्या मिलेगा? वर्क जो है वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और इसमें जो वर्क है नेगेटिव मिलेगा। एक वर्क पॉजिटिव है, दूसरा वर्क क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो नेगेटिव, और क्लॉकवाइज, ये बात आपके सामने क्लियर दी गया है। देखो एक तो साइक्लिक प्रोसेस था,
दूसरा क्या, इन साइक्लिक प्रोसेस भी हो सकते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट साइक्लिक प्रोसेस में है कि 100% साइक्लिक। अब यहाँ पे क्या इंटरनल एनर्जी चेंजिंग जीरो होगा? अब सवाल है बच्चों, क्या यहाँ पे इंटरनल जीरो होगा? नहीं, क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस नहीं। यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में देखा कि जब हमारी कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस होती है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई बदलाव नहीं था। लेकिन इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में, हालांकि देखो क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मारी जा रही है तो वर्क डन हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्यों भैया? बताया था वर्क डन क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से अगर जा रही है तो अभी वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज की तो पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करे, अगर मान के चलो ज़्यादा भी इंक्रीज ना डिक्रीज ना करे, इसके बराबर ही डिक्रीज करे, तो प्रेशर तो ज़्यादा है ना इसके कंपेयर में। इस एक्सिस को अगर देखोगे तो इस एक्सिस के देखने तो प्रेशर तो इसका ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो अगर प्रेशर हमें वर्क डन जो डिफाइन होती है वो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी तो मल्टीप्लाई होता है। तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि निगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब ओवरऑल ऐड करोगे तो आपकी वर्क डन क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्लियर हो गया? अगर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है तो इसका क्या सेंसिंग आती है, जरा इसको आप बारीकी से समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या समझेंगे बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि अब जो इंटरनल एनर्जी Q इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बात को समझिए बच्चों, अगर हमें पता है कि क्लोज प्रोसेस में, जरा समझिए क्लोज प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में, किसमें? कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो गया बच्चों? डब्ल्यू। हमने कहा इन क्लॉकवाइज में हमारी जो वर्क डन आ रही है पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी सिस्टम की वॉल्यूम क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रही है। अगर सिस्टम की वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम एनर्जी हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रही है। बात को समझिए, बहुत बारीकी वाले चीजें बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चंस आते हैं इस पे पूछे हो जाते हैं कि जब वर्क डन हमारी पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है बच्चों वर्क डन, तो हमारे इसका मतलब है कि हमारी सिस्टम एक्सपेंड कर रही है। सिस्टम क्या हो रही है? एक्सपेंड करती है। तो अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रही है बच्चों, इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू जो हीट है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, यानी हमारे सिस्टम्स उस हीट को बच्चों क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, पहली बात की है कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम एब्जॉर्ब करे, उसके लिए वर्क डन में लगा रहा है, पूरा का पूरा लगा रहा है, जिसकी वजह से वर्क डन हमें पॉजिटिव आ रही है। लेकिन बच्चों इन एंटी क्लॉकवाइज, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो बच्चों वर्क डन हमें निकल के आती है नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव आती है, इसका क्या मतलब आ रहा है हमारे पास कि हमारी सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो रही है। वॉल्यूम क्या हो रही है बच्चों? कंप्रेस। अगर हमने वॉल्यूम को अगर कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया आपने, तो कंप्रेस करने के बाद वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि हीट आप सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। समझिए बात को कि जब हमने वर्क डन बच्चों अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड करती है। वॉल्यूम एक्सपेंड का मतलब है कि सिस्टम हमारी वॉल्यूम को, हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। सिस्टम हमारी हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हमारी बच्चों वर्क डन नेगेटिव आती है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका मतलब है कि हमारी सिस्टम्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि हीट अपने सिस्टम से बाहर क्यों निकाल रही है। समझ में आ गया?
तो हीट एब्जॉर्प्शन और हीट इमिटेशन इस दोनों प्रोसेस है साइक्लिक में। लेकिन इन साइक्लिक में भी कंडीशन यही है, बस यहाँ पे बच्चों इंटरनल एनर्जी जो है ना जीरो बराबर नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो देखो होता तो एक्सपेंशन इसमें भी है, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज में यहाँ पे भी वर्क डन अगर पॉजिटिव आती है तो यहाँ भी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन हमारे सिस्टम की कुछ ना कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब साइक्लिक प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे कोई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं प्रोसेस होता है बच्चों, 100% एनर्जी किसमें, मैकेनिकल वर्क के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं साइक्लिक और इनकम्प्लीट साइकिल प्रोसेस के अंदर। आपको समझ में आ गया कि इनकम्प्लीट साइकिल में क्या होता है, क्योंकि हमारे सिस्टम को कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, सिस्टम को इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, चाहे आप वर्क डन नेगेटिव हो उस केसेस में भी या वर्क डन पॉजिटिव हो उस केसेस में भी। लेकिन बच्चों जब हम कंप्लीट साइकिल प्रोसेस करते हैं तो उस समय हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये दो प्रोसेस हमारे पास बच्चों एक साइक्लिक में और इनसाइक्लिक प्रोसेस के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस बच्चों साइक्लिक और इनसाइक्लिक के केसेस में आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ओके, अगला जो केसेस है बच्चों हमारे पास, समथिंग वर्क डन बाय गैस आल्सो ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द फोर्स अगेंस्ट व्हिच द वर्क डन इन द, अच्छा, समथिंग वर्क डन बाय द गैस आल्सो ऑब्टेन्ड फाइंडिंग द फोर्स अगेंस्ट व्हिच द वर्क इज डन बाय गैस, कि स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करता है। नो डाउट यहाँ पे स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग के ऊपर सिस्टम एक रेस्ट करता है, तो जो भी सिस्टम के अंदर फोर्स लगाएगा आपको पता है कि स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो जो वर्क डन होती है हमारा पता है एफ एस इंटू के एक्स और डी एक्स होती है, ये बात आपको पता है। तो जितना भी हमारी गैस सिस्टम को अगर हाफ हीट देते हैं तो हीट देने के बाद पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर बच्चों जाएगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कितना, ये फोर्स किसके बराबर होगा, अगर इस फोर्सेस की बात करते हैं तो प्रेशर इंटू एरिया, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये फोर्स किसको करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, हीट देने के बाद नो डाउट इसके अंदर वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। जब बच्चों वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, वर्क डन बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर लगाएगा पिस्टन के ऊपर। तो जो प्रेशर लगाएगा तो ऐसे सिचुएशन में स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जब स्प्रिंग को बच्चों कंप्रेस करेगा उस केसेस में स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा ये वाला फोर्स, तो इसको हम स्प्रिंग फोर्स के बराबर हम सिंपल के एक्स निकालते हैं इंटू डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ तो सिंपल वही वर्क डन निकल के आ गया के इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, बच्चों कितना निकल के आ गया, डब्ल्यू बराबर की एक्स स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया। तो इस तरह का सिचुएशन हमारे पास डब्ल्यू बराबर की एक्स स्क्वायर बाई 2 के अंदर बदलाव आते हैं। पूरी बात क्लियर हो गया बात। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शन बचता है बच्चों, ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन की वैल्यू जो है ना एफ एक्स इंटू क्या मिलता है, के एक्स, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास यही आती है स्प्रिंग फोर्सेस के अंदर, ठीक है ना। अब जो ये जो प्रोसेस है वर्क डन बच्चों, इस वर्क डन हमने तो स्प्रिंग केसेस में निकाल लिया। खैर ये तो छोटा सा चीज़ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली सिचुएशन पे। यहाँ पे कहता है बच्चों कुछ ऐसे केसेस है कि some cases one process and limit of temperature or temperature change in given, in those cases the help of given process in the standard ideal गैस इक्वेशन जो PV इक्वल टू nRT दिया हुआ है, we convert PdV into FT into डेल्टा। यानी कि जो वर्क डन है आप प्रेशर के टर्म में ना करके बच्चों टेम्परेचर अगर आपकी बदल रही है, देखिए हमारे कहने का मतलब है कि इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वर्क डन बराबर कल अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि जो वर्क डन है आप सिर्फ प्रेशर इंटू वॉल्यूम के टर्म में आप निकाल सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो वर्क डन हमारी टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हमारे साथ ऐसे सिचुएशन आती है बच्चों, जो क्या ऐसा रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारी वर्क डन होगी सिस्टम के अंदर, वो हमारी वर्क डन जो होगा टेम्परेचर के हिसाब से लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, PV इक्वल टू nRT आप जानते हैं, ठीक है ना। PV इक्वल टू nRT। तो बच्चों यहाँ से एक काम करते हैं, अगर प्रेशर को हमने क्या करा दी, कांस्टेंट करा दी, ठीक है ना, तो प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो P इंटू डी वी की जो वैल्यू होगा क्या मिलेगा, NR इंटू क्या मिलेगा, डेल्टा टी।
तो जो वर्क डन है बच्चों प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से अगर वेरी करेगा तो क्या मिलेगा, P इंटू डी वी की वैल्यू कितना आ गया, एन आर इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, तो वर्क डन हम अल्टीमेटली किसके फॉर्म में भी निकाल सकते हैं बच्चों, एन आर बाहर हो गया, ठीक है ना। या एक काम करते हैं कि इसमें कह रहा है कि गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी है, वी कंसीडर पी डी वी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी एंड देन इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन। अगर आपको कभी कभी मान के चलो पी की वैल्यू जो है ना बच्चों किसमें टेम्परेचर के टर्म में टी स्क्वायर प्लस 3t के टर्म में प्रेशर वेरिएशंस कर रही है, तो ऐसे केसेस में क्या ऑप्शन है आपके पास कि एन आर टी डेल्टा टी, तो मेरे हिसाब से यही भी आ रही है, टेम्परेचर का डी टी हो जाएगा वर्क डन, क्योंकि पी डी पी अगर प्रेशर अगर आप कांस्टेंट करा देते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से आती है, तो ये जो वर्क डन यहाँ से जो बच्चों निकल के आएगा वो कितना आएगा, एन आर इंटू डी टी। ठीक है, तो जो वर्क डन की वैल्यू है यहाँ से बच्चों W की जो वैल्यू है वो एन आर, ठीक है ना, क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। क्या मिलेगा, एन आर टी। क्लियर हो गया? तो वर्क डन हम सिंपल डी टी के फंक्शन में भी निकाल सकते हैं अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी, या एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अगर मान के चलो प्रेशर वैरी करती है टेम्परेचर के हिसाब से, तो P इंटू क्या है, डी वी है, पी वी की वैल्यू क्या है बच्चों, एन आर टी। देखो तीनों चीज़ तो वैरी नहीं कर सकती ना एक साथ, किसी ना किसी एक को आपको कांस्टेंट कराना ही पड़ेगा, तो V की वैल्यू क्या निकलेगा, एन आर टी बाई बच्चों P मिलेगा, तो डी वी की वैल्यू कितना मिलेगा, एन आर इंटू डी टी बाई P मिलेगा। या अगर प्रेशर वॉल्यूम को बच्चों आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी इक्वल टू एन आर डी टी। खैर ये भी क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, अल्टीमेटली यही आएगा। टेम्परेचर के टर्म में वर्क डन आपको यहीं पे मिलेगा, फाइनली क्वेश्चन इसी से आप याद रखें। अल्टीमेटली प्रेशर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन ही हो जा रही है पूरी की पूरी। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में, क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस के अलावा साइक्लिक प्रोसेस और इनकम्प्लीट साइक्लिक प्रोसेस। हमने ये भी दोनों केसेस को आपस में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके डिस्कस करने के बाद हमने टेम्परेचर की वर्सेस जो कि कैसे वर्क डन निकालते हो भी हमने देख लिया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आ जाती है, जरा क्वेश्चंस करते हैं। जेई 2001 के अंदर पूछा गया है ग्राफिकली, जरा बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है, या अजीबो तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्राफ है 1 एंड 2 है, तो इस ग्राफ में सबसे पहले अगर यहाँ से अगर चर्चा की जाए बच्चों, तो स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है, एक तो ये आ रही है, दूसरा ये आ रही है। नो डाउट इसका थीटा ज़्यादा है, तो थीटा ज़्यादा है तो इसका टेन थीटा की वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन हो गया टेन थीटा 1, और इसका जो बच्चों थीटा 2 है, तो इसका टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि m1 की जो स्लोप है ग्रेटर देन m2 है। खैर यहाँ पे हमें दिख रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि शुड रिस्पॉन्स रेस्पेक्टिवली की पीवी प्लॉट 2 गैसेस ड्यूरिंग द डायबेटिक प्रोसेस, सो इन द फिगर प्लॉट 1 एंड 2 सो कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली टू। तो कहता है कि इसमें हीलियम एंड ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, या ऑक्सीजन एंड हीलियम का ज़्यादा होगा, हीलियम एंड आर्गन का ज़्यादा होगा। तो इस दो केसेस के अंदर हमें गैस कर रहा है कि प्लॉट 2 गैसेस ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस में है। सब कौन सी प्रोसेस है बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं ये एडियाबेटिक प्रोसेस की बच्चों पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एडियाबेटिक में आपको बताया था कि पीवी के पावर गामा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अगर इसमें स्लोप अगर डिफाइन करते हैं, स्लोप बच्चों किसका डिफाइन करते हैं, डीपी बाई 1 एंड 2 गैसेस का है, प्लॉट 1 एंड 2 शुड कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली किसका होगा, स्लोप किसका होगा, यानी पहचाना है कि कौन सा गैसेस का इसमें ग्राफी ज़्यादा है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ठीक है ना, हीलियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीलियम, हीलियम एंड आर्गन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कौन सी गैसेस के लिए। तो स्लोप डीपी बाई क्या होगा, डीपी होगा, ठीक है ना। स्लोप तो हमारे पास यही है जनरल, क्योंकि बच्चों एक्चुअल में प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ है, तो प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ है, तो इसके अंदर स्लोप कैसे डिफाइन होगा, डीपी बाई डीपी डिफाइन होगा। तो जब ये दोनों वैल्यू डिफाइन होगा बच्चों, पीवी के पावर क्या है, गामा कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, P इंटू गामा इंटू
v के पावर गामा माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, प्लस v के पावर गामा इंटू डी पी की इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सबको उधर लेके जाते हैं बच्चों, v के पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू माइनस पी गामा इंटू बी के पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी। हमने ये काम किया बच्चों, v के पावर गामा और v के पावर गामा माइनस 1 लेके आ गया, डी पी बाई हमने क्या लेके आ गया, डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी इंटू क्या आ रहा है, गामा। माइनस क्या आ रहा है बच्चों, पी इंटू गामा आ रहा है। अब जरा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या मिलेगा, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो v के पावर मिलेगा गामा इंटू वी के पावर माइनस गामा प्लस 1 इंटू डी पी बाई क्या मिलेगा, डी पी के वैल्यू माइनस क्या मिलेगा, p इंटू गामा। इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद और क्या कर सकते हैं आप, हाँ इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से जब ऐड हो जाएगा तो v के पावर क्या बचेगा 1 इंटू बच्चों डी पी बाई क्या मिलेगा, डी वी इक्वल टू माइनस पी इंटू गामा। तो डी पी बाई डी वी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस पी बाई क्या आ रहा है, वी इंटू गामा। अब मुझे बताइए कि कौन सी कैसे से आएगा, गामा की वैल्यू, स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है। स्लोप इस बात पे डिपेंड कर, देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम तो खैर दोनों के लिए अलग ही है, ठीक है ना, सारा कुछ स्लोप दोनों का स्लोप पर डिपेंड करता है। जो स्लोप हमें बच्चों आया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे देखो नेगेटिव आई है, स्लोप में किस में आया है, नेगेटिव में आया है, माइनस पी बाई वी। स्लोप किस में बच्चों, नेगेटिव में है, क्या है 1 बाई माइनस पी बाई वी है इंटू गामा है। तो हमने कहा स्लोप टेन थीटा की वैल्यू 1 का ज़्यादा है, इसका मतलब है कि m1 की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, और m2 की वैल्यू कम है तो ज़्यादा हो जाएगा इसमें। यानी कि जो स्लोप एक्चुअल में निकल के आती हैं इस रिलेशन से एडियाबेटिक में 2 का ज़्यादा आती है, इसमें 2 का ज़्यादा आता है। तो बच्चों 2 में इसका मतलब गामा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो गामा किसका ज़्यादा होता है, डायटोमी के लिए या मोनोटोमी के लिए, डायटोमी के लिए, मोनोटोमी के लिए कम होता है। प्लॉट 1 एंड 2 सेकेंड भी 1 और 2 क्या होना चाहिए इस ग्राफ के अंदर, अगर देखा जाए बच्चों तो 1 की वैल्यू आपका निकलना चाहिए हीलियम, क्योंकि देखो 1 वाला है हमारे पास हीलियम मान लो और ऑक्सीजन मान लो। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इनकरेक्टेड आ रही है। अच्छा, हमने स्लोप की जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया बच्चों, स्लोप की एक नेगेटिव आई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है स्लोप में m1 की और m2 का कम है। तो कम होने का क्या मतलब है, जिसकी गामा की वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका गामा ज़्यादा होगा उसकी स्लोप भी नेगेटिव में क्या हो जाएगा, उतनी ही कम हो जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव में कम किसका हो रहा है बच्चों, 2 का हो रहा है। 2 का स्लोप ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब गामा की वैल्यू कम होगी। तो गामा की वैल्यू कम जो होगा बच्चों, तो गामा कम होती है 3/2 5/2। तो मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन आएगा, ऑक्सीजन एंड हीलियम का। तो इस तरह से ऑप्शंस को आपको ग्रेड करनी है कि अलग अलग ऐसे की ग्राफ दे दिया गया है, इस ग्राफ से फिर आपको फाइनली आंसर फाइंड आउट करने थे, ठीक है। ओके बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें तो ग्राफ ही नहीं है। स्टार्टिंग में 10 इसमें इनिशियल कंडीशन आइडिया गैस एक्सपेंड फ्रॉम द वॉल्यूम V1 से V2 थ्री डिफरेंट वे, द वर्क डन बाय द गैस WN is the process purely isothermal, W purely isobaric and W3 is the purely adiabatic, then यही तो था। और जो इसमें ग्राफ छूट गया है, इसके अंदर एक कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना। इसमें ग्राफ है, मैं बना देता हूँ कि इसमें ग्राफ कैसा रहा होगा, ठीक है बच्चों। ग्राफ ऐसा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल में आपको पता है कौन सी प्रोसेस है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जो वर्क डन आप निकालते हैं। डिफरेंट वर्क डन बाय द गैस W इन द प्रोसेस है प्योरली आइसोथर्मल। W1 जो है हमारे पास आइसोथर्मल जाती है, आपको पता ही है। आइसोथर्मल कर्व जाती है बच्चों W1, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि द वर्क डन बाय द गैस W इन द प्रोसेस प्योरली आइसोथर्मल, W प्योरली आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे W2 है बच्चों, इसके वर्क डन है आइसोबारिक है, ठीक है। तीसरा है प्योरली आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक बच्चों इस तरह से ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। जहाँ हीट आपकी क्या हो लेगी, ये W क्या है बच्चों 3 है, हीट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को देख के आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कहता है कि कौन सी ऑप्शन सही होगा। ये जो प्रोसेस है, तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले बात बच्चों की आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो W2 का वर्क डन निकालेंगे तो पूरा एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में बच्चों जब हम आइसोबारिक प्रोसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आइसोबारिक में क्या मिलेगा, एरिया ज़्यादा मिलेगा। तो यानी एरिया ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब W की वैल्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड केसेस में अगर हमारा बच्चों एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि अगर वर्क टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा आइसोथर्मल है, और आइडियाबेटिक में अगर ग्राफ अगर हम बच्चों देखते हैं जहाँ हीट कम होती है तो एक होती है PV इक्वल टू NRT। ध्यान दीजिएगा, PV इक्वल टू NRT आती है जब आपकी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट हो गया। अगर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल V का होता है, ये बातों में क्लियर है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में जब आप सिस्टम को हीट नहीं देते हैं, जब आइडियाबेटिक में बच्चों सिस्टम का हीट नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि अगर सिस्टम वर्क करती है, अगर सिस्टम वर्क करती है बच्चों, तो अपनी इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, निगेटिव। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इस केसेस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल है कि अगर हीट इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो सिस्टम की टेम्परेचर क्या होगा, जैसे इस रूम का इंटरनल एनर्जी कम करना है, गैसेस मॉलिक्यूल को कम करनी है, तो गैसेस मॉलिक्यूल को आपस में क्लोज लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। जब गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों जब हम आपस में क्लोज लेके आएंगे, इस गैसेस मॉलिक्यूल को अगर हम आपस में क्लोज लेके आएंगे तो ऑफ कोर्स है कि टेम्परेचर क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जैसे धीरे धीरे हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाती है, कांस्टेंट भी नहीं होती है, टेम्परेचर हमारा कम हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर बच्चों हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, या सॉरी कम हो जाती है, तो उस केसेस में ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये चला देखते हैं। तो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट उसका प्रेशर ज्यादा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा बच्चों P और V लो का, तो टेम्परेचर कम किस में ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, यानी नीचे वाला ग्राफ किसका होगा, तो नीचे वाला ग्राफ बच्चों W3 का होगा और ऊपर वाला ग्राफ W2 का होगा, W1 का होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर आप इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर्स कि अब भैया किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्लियर दिख रही है कि W3 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इसका क्लोज एरिया बच्चों अगर निकालते हैं तो क्लोज एरिया में इसकी वर्क डन क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। दूसरा, इसमें सेकेंड वाला केसेस में इसका एरिया क्या आ रहा है, ज़्यादा कवर हो रहा है, तो W1 का ज़्यादा होगा। फिर इसकी एरिया कम हो रही है, कम हो, तो ये एरिया ज़्यादा होगा। तो W3 W1 सॉरी हमने गड़बड़ कर दी, W यहाँ पे 2 ज़्यादा है, W2 ज़्यादा है, फिर W1 फिर W3, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में W वर्क डन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा आपको मैच कर रहा है बच्चों, W2 W1 3। यहाँ ऑप्शन नंबर ये देखें, सबसे ज़्यादा W2 का, फिर W1 का, फिर W3 का, ठीक है ना। तो यही 2000 के अंदर पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे कर्व, ठीक है ना बच्चों। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन डिस्कस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था प्रीवियस वाला, उसके अंदर जो ग्राफिकली हमें वर्क डन को कंपेयर करना था कि किस प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा आ रही है। तो हमने देखा था कि वर्क डन जो है ना आइसोबारिक प्रोसेस में ज़्यादा आती है, क्योंकि ज़्यादा एरिया को कवर कर पा रहे थे। फिर हमने बच्चों देखा कि आइसोथर्मली प्रोसेस, फिर हमने पास देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो है ना वर्क डन अलग अलग के हिसाब से ग्राफिकली डिफरेंट करे, ठीक है। यहाँ पे जो अगली क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आइडियल डायएटॉमिक गैस। सबसे पहली सवाल है यहाँ पे डायएटॉमिक गैस की बात कर रहा है, डायएटॉमिक गैस, ठीक है। अगर बच्चों ये डायएटॉमिक गैसेस की बात कर रहा है, किसकी, डायएटॉमिक गैसेस की, ठीक है। इज अ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हीट किया जाता है। सबसे पहली बात है कि प्रेशर भी क्या कर दिया है, कांस्टेंट। प्रेशर को क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। heat at constant pressure, the fractions of heat energy supply which increase the internal energy of gases। तो कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई, जो ये एनर्जी हमने सप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, डायटोमिक गैसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कह रहा है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या क्या
फ्रैक्शन, सॉरी क्या फ्रैक्शंस होगा। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि जब आप इंटरनल एनर्जी का फ्रैक्शंस अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आना चाहिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा यू, ठीक है ना। और इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा क्यू जो बच्चों है डायटोमिक गैसेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे, किस प्रेशर पे बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एन सी वी पी इंटू क्या निकल के आएगा, डेल्टा टी, या सॉरी एन सी वी डेल्टा टी अपॉन नीचे जो बच्चों आएगा एन सी वी सी पी इंटू डेल्टा टी। अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दी अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दी बच्चों तो वर्क डन होगा नहीं, सिर्फ क्या चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, ठीक है ना। तो एन सी पी दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं यहाँ पे एन सी वी डेल्टा टी अपॉन एन सी पी डेल्टा टी, कैंसिल हो गया बच्चों, कैंसिल होने के बाद सी पी बाई क्या मिलेगा, सी पी, सी बी बाई क्या मिलेगा बच्चों, सी पी, और सी बी बाई सी पी की वैल्यू कितना आ रहा है, गामा, सॉरी 1 बाई क्या मिल रहा है बच्चों, गामा। 1 बाई गामा की जो वैल्यू होती है, 1 बाई गामा की वैल्यू होती है गामा जो होता है फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए बच्चों, गामा फॉर डाई एटोमिक गैसेस 5/3 आती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, गामा के रिलेशन बच्चों होने 1/2 सॉरी 1 प्लस क्या पढ़े थे, 2/f पढ़े थे, गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/f पढ़े थे, और f की वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, f क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों, 5 होती है, तो 2 बाई कितना होगा, हाँ डाइट 5, तो 5 कितना हो गया, 7 बाई कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों 5/7, अरे यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बच्चों वहाँ। सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर हम मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए चर्चा करें, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए तो बच्चों मोनोएटॉमिक गैसेस की जो वैल्यू हमारे पास आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, 1 प्लस 2/f आती है गामा, ठीक है। तो 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 3 आती है, 5 बाई कितना आ गया, 3 आ गया मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। लेकिन हमें कहा कि डायटोमिक गैसेस है, कौन सी गैसेस बच्चों, डायटोमिक गैसेस है, तो डायटोमिक गैसेस के लिए कितना आना चाहिए हमारे पास, 5, 7 बाई कितना आना चाहिए, 1 प्लस 2 बाई कितना मिलेगा बच्चों, 5, तो 1 प्लस 5 आ रहा है, तो 5 प्लस कितना आ गया, तो 7 बाई बच्चों 5 मिलेगा, तो क्या आ रहा है 5/7 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक प्रॉब्लम से आ रही है, अच्छा 5/d है ना, है ऑप्शन, हम लोग लगा यहीं तक देख रहे हैं, सी का टी है, क्योंकि गामा की वैल्यू बच्चों आ रहा है कितना 7/5, लेकिन यहाँ रेशियो में क्या आ रहा है 5/7 आ रही है, तो गामा की वैल्यू कितना आ गया 1 बाई बच्चों, दोनों की जो एनर्जी में फ्रैक्शन है सारा कितना आ रहा है 5/7 का आ रहा है। ये हमारी जेई 1990 का काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन था बच्चों, इस थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसके बेसिस पे जेई की क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं बच्चों को कराने का, ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हुई होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होते हैं, डिफरेंट होती हैं, और कहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है इसकी चर्चा करना है। यहाँ पे फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, बच्चों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, क्योंकि हमें अभी इफिशिएंसी नहीं पढ़े, फाइंड द हीट इजेक्टेड बाय द गैस इन द वन कंप्लीट साइकिल में अभी हम इफिशिएंसी ऑफ साइकिल नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, इसलिए हम इस क्वेश्चन को रोक के हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। जब इफिशिएंसी बच्चों हम पढ़ लेंगे, फिर इफिशिएंसी पढ़ने के बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। कहता है कि मेटल है जिसकी मास बच्चों कितना है 1 kg, एक मेटल है, इस मेटल की मास कितनी है 1 kg है, ठीक है। कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को कितना कर दिया, कांस्टेंट कर दिया गया। एंड इस इनिशियल टेम्परेचर टी की जो इनिशियल है बच्चों कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इस गिवन हीट ऑफ क्यू जो बच्चों हीट दे रहा है वो कितना दे रहा है 20,000 जूल दे रहा है।
जेई 2005 के चेंज इन टेम्परेचर में हमसे पूछा जा रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात करें तो डेल्टा क्यू की वैल्यू बच्चों NCV CP डेल्टा टी हो। तो जो डेल्टा क्यू की वैल्यू MCP डेल्टा, देखो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इनका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ मास दे रखा है, तो आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म में बात करें बच्चों, मास 1 kg है, CP की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 400 kg पर डिग्री सेल्सियस पर केजी। बच्चों कितना है 400 kg। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन यहाँ पे बच्चों गामा की वैल्यू दिया है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा ये है। तो अब यहाँ से 400 पर केजी की वैल्यू आप रख सकते हैं कितना 400, और टी फाइनल माइनस क्या होगा बच्चों टी इनिशियल होगा। तो जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं 20,000 को डिवाइडेड बाई 400 से, तो क्या मिलेगा टी फाइनल माइनस क्या मिलेगा टी इनिशियल। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से ही कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 4 5 6 20, कितना आएगा 50। तो चेंज ऑफ हीट जो आ रही है बच्चों कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, अपने इनिशियल 20 डिग्री है तो -20 की वैल्यू ऐड कर देंगे तो 50 आएगा। तो TF की वैल्यू कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी बच्चों मेटल की राइज कर गई, जिसके अंदर हमने फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया। वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा वर्क डन। तो आप सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है, किसमें प्रेशर। जो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप जरा सोच के देखो, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आप सोच के देखो कि वर्क डन क्या होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर में आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो आइसोबारिक प्रोसेस में बच्चों हमारी प्रेशर कांस्टेंट हो गई। तो जब आप वर्क डन बच्चों निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्क डन, तो क्या आएगा P इंटू चेंज इन वॉल्यूम आएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में जो बच्चों वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो जो वर्क डन आएगा P हमारा वो V फाइनल माइनस क्या मिलेगा V इनिशियल। क्लियर है। तो चेंज प्रेशर इंटू चेंज इन क्या हो गया वॉल्यूम, V फाइनल माइनस V इनिशियल निकल के आ गया। ठीक है। अब जो हमें पास है V फाइनल माइनस V इनिशियल की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब हमें वॉल्यूम कैसे निकाले बच्चों, वॉल्यूम की चेंजिंग अगर निकालना है तो PV इक्वल टू हमें पास क्या होती है nRT होती है। यानी कि हमें अगर P इंटू चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं तो nR इंटू कितना मिलेगा डेल्टा T मिलेगा। अब हमारे पास मोल्स नहीं है, मोल्स नहीं है तो मास के टर्म में आप कैसे स्टडी करेंगे, हमारे लिए चर्चा की विषय है बच्चों। तो 1/NC डेल्टा T, आप यहाँ चाहे तो मोलर स्पेसिफिक सिर्फ मेटल है, मेटल ऑफ मास 1 kg है, उसकी मॉलिक्यूलर मास तो अब डिफाइन नहीं है, तो आप मोल 1 मान ले। मोल क्या मान लेंगे बच्चों 1N की वैल्यू क्या मानेंगे 1 ही मानेंगे, क्योंकि मोल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जब वर्क डन आप निकालेंगे यहाँ पे तो प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर दे रखा है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर पर, डेंसिटी भी दे रखा है यहाँ पे बच्चों, क्या दे रखा है डेंसिटी भी दे रखी है। तो क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं, PV इक्वल टू nRT बाई m। मोल को अगर हमें निकालना होगा बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बन जाती है, जिसको हम मोल को फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, या अगर हमें डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया, मास बाई बच्चों डेंसिटी, ये तो कांस्टेंट है, डेंसिटी फिक्स है, मास फिक्स है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो क्या ठीक है दिया हुआ है कोई बात नहीं। हमें वर्क डन निकालना है, फिर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ेगा। हमने टेम्परेचर को पहले निकाल लिए, फिर वर्क डन निकाल ली, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब एक काम करें बच्चों, अगर टेम्परेचर तो वॉल्यूम को अगर आपको चेंज करानी है तो कैसे चेंज कराएंगे वॉल्यूम के अंदर, ये हमारे लिए सवाल है। चेंज कराइए इसकी वॉल्यूम को। प्रेशर हेड कितना है 10 के पावर 5 पास्कल इंटू, प्रेशर कितना है बच्चों 10 के पावर 5 पास्कल इंटू चेंज इन वॉल्यूम की जगह पे कितना आ रहा है nR
इंटू डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1, गैसेस की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 8.314 इंटू 10 के पावर 5 इंटू कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी वर्क डन की वैल्यू आई है 8.314 इंटू 50 इंटू 10 के पावर कितना आ गया 5। अब हमें पूछा जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हम निकालेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या निकल के आएगा डब्लू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा क्यू माइनस डब्लू। तो बच्चों इसकी 20,000 में से माइनस हमें करना पड़ेगा वर्क डन को 8.314 की वैल्यू 8.314 इंटू 50 इंटू 10 के पावर 5। ये हमें इंटरनल एनर्जी बच्चों नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डेंसिटी के टर्म में वॉल्यूम को अगर एक्सपेंस करा सकते थे तो क्या ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर भी तो कर सकते हैं ना, टेम्परेचर के हिसाब से हमारी वॉल्यूम एक्सपेंशन कर सकती है, फिर भी हमें मोल का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, हमने तो वॉल्यूम को डायरेक्ट टेम्परेचर को चेंज कराने से निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? ओके तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2005 के अंदर पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेन 2019 के अंदर देखिए कैसे पूछा गया आपको। जेई मेन 2019 में जो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल प्रोसेस चल रहा है CAB, कौन सा CAB में, सो इन फिगर द वर्क डन इज, टोटल वर्क डन कितना होगा साइक्लिक प्रोसेस। सबसे पहले हम C से A की बात करेंगे बच्चों। वर्क डन हमारा C से क्या होगा A, तो C से प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलना चाहिए बताइए। C से A में प्रेशर हमारी कांस्टेंट है बच्चों 6 इंटू वॉल्यूम कितनी चेंज करेंगे 1 से 5, तो 5 कितना आ गया 30 जूल। फॉर द गिवन साइक्लिक CAB सो इन फिगर द वर्क, टोटल वर्क में निकाला। ऐसे एरिया में निकालेंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, एरिया में नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। वर्क डन A से B में अगर हम बच्चों निकालते हैं तो कितना आएगा 0, ये बात मानते हैं। और वर्क डन B से C में जाते हैं, वर्क डन हमारा B से C में जाता है, तो चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम ही आ रहा है। देखिए अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं बच्चों B से C का वर्क डन, तो आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा P इंटू DV, क्योंकि दोनों चेंज कर रही है। और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें बच्चों कितना है 1,6 है, और इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1,5 क्या है बच्चों 1। अगर इस लाइन की अगर स्लोप अगर निकालें तो 6 - 1/1 माइनस क्या आ गया 5 इक्वल टू -5 बाई क्या मिलेगा 4। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ रही है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 की जब चर्चा करते हैं यही स्लोप के फॉर्म लाइन लिखना पड़ेगा। तो हमने इस कोऑर्डिनेट के साथ लिया जो P - 1 है, क्योंकि y एक्सिस पे प्रेशर से है, स्लोप कितना है -5/4 आया है, वॉल्यूम भी माइनस क्या मिलेगा 5 मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं P - 1 की वैल्यू -5/4 इंटू V प्लस 25/4, P की वैल्यू 1 उधर चला गया तो -5/4 V प्लस 29 क्या हो गया 4। क्लियर है? प्रेशर के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन वेरी कर रहा है। अब इस प्रेशर के क्वेश्चन बच्चों अगर आप इसमें पुट करते हैं इस BC के अंदर तो कितना आना चाहिए, P की वैल्यू है -5/4 V प्लस 29 कितना आएगा 4 इंटू DV। अब इसको इंटीग्रेट करना है तब जाके क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रही है बच्चों जरा मुझे बताइए। 5 से लेके 1 पे जा रहा है, वॉल्यूम घट रही है, 5 से लेके 1 तक जाके चेंज हो रही है। तो अब यहाँ से जब बच्चों BC की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा -5/4 इंटू V²/2, ये निकल के आएगा बच्चों 5 से 1 प्लस 29 कितना मिलेगा 4, ठीक है ना। V 5 से क्या मिलेगा 1। क्लियर है? तो जो BC की जो वैल्यू है बच्चों, इस BC की वैल्यू आ गया -5/4 इंटू 2 आ गया मैं बाहर, ठीक है ना,
तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 25 प्लस 29/4 इंटू 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 5। तो वर्क डन की जो वैल्यू बच्चों BC में हमें मिल रहा है -5/24 इंटू इसकी जो वैल्यू -24 नॉट सॉरी यहाँ -8 मिल रहा है माइनस बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 25, ये कितना होगा, इसको माइनस प्लस 8 3 24 कितना होगा बच्चों 15 माइनस 25, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। तो जो वर्क डन बाई BC की जो वैल्यू कितना आ रही है -10 जूल आ रही है। तो जब आप कंप्लीट प्रोसेस अगर साइक्लिक प्रोसेस में लिखते हैं बच्चों, तो साइक्लिक में निकलेगा जो वर्क डन है CAB में, वो वर्क डन आएगा CA प्लस वर्क डन आएगा AB प्लस वर्क डन आएगा BC। तो CA की वैल्यू 30 जूल है प्लस AB की वैल्यू कितना है बच्चों 0, और इसका वैल्यू आया -10, यानी कितना आ रहा है 20 जूल। हाँ, इसके ऑप्शन नहीं आ रही है, ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बच्चों मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशंस को अगर आप रीचेक कर सकते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। -15 ये आएगा 25/4 1 माइनस 5। अच्छा ठीक है, इस मेथड से आंसर नहीं है आना चाहिए, ऐसे इंटरोगेशंस में दिक्कत तो नहीं आना चाहिए बच्चों। ऑप्शन डी है 30 जूल है, -20 जूल आ रहा है। इसका एरिया से डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, एरिया से कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। ट्राइंगल है बच्चों, बेस हमारा ये हो गया, हाफ इंटू बेस यहाँ से कितना आ गया 5 से 1 4 इंटू हाइट कितना है बच्चों 1 से लेके 6 5 कितना आ रहा है 5, तो 2 से 2 कैसे गया कितना 10 जूल। अच्छा डायरेक्ट एरिया से आ रहा है बच्चों, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर सकते हैं। तो एक बात मैं बता दूं कि जब आपके सामने कोई क्लोज लूप आते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा 10 जूल, जब आपके सामने कोई क्लोज लूप आती है तो क्लोज लूप के द्वारा जो वर्क डन निकालते हैं तो साइक्लिक, खासकर साइक्लिक प्रोसेस में आएगा। तो एरिया ज़्यादा देखो, जो भी शेप की एरिया बन रही है उस शेप का अगर एरिया से अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो हम वर्क डन बच्चों फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट इसको एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर ली इस क्वेश्चंस को लेके। ओके अगला जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे एक आइडियल मोनोटॉमिक गैसेस से 300 केल्विन है, ठीक है ना, एक आइडियल मोनोटॉमिक गैसेस है। तो सबसे पहले आप बारीकी से देखें गैस कौन सी है बच्चों, मोनोटॉमिक गैसेस है। कौन सी गैसेस है, मोनो एटॉमिक गैसेस। इस मोनोएटॉमिक गैसेस के अंदर जो टेम्परेचर है बच्चों कितना है 300 केल्विन है, ठीक है। आइडियाबिकली ट्वाइस दिस वॉल्यूम, लेकिन इसकी वॉल्यूम को एक्सपेंड आइडियाबेटिकली, यहाँ पे हीट कांस्टेंट है बच्चों, हीट क्या है कांस्टेंट कर दिया गया है, लेकिन वॉल्यूम को एक्सचेंज करा रहा है। वॉल्यूम कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स वॉल्यूम, 2v है इनिशियल वॉल्यूम के, जो वॉल्यूम चेंज कर रही है बच्चों v से 2v, वॉल्यूम जो चेंज हो गया बच्चों v से कितना हो गया 2v। ओके व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। तो जब वॉल्यूम को चेंज करा रहा है, हीट कांस्टेंट है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मोनोटॉमिक गैसेस की बात कर रहा है बच्चों, आइडियल गैसेस है, आइडियल मोनोटॉमिक गैसेस है, तो पीवी की वैल्यू nRT है, टी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम को ट्वाइस कर रहा है तो टेम्परेचर कितनी ज़्यादा चेंज करना चाहिए। पहली क्वेश्चन ये मान लीजिए, अब वॉल्यूम बच्चों पहले से कितना हो गया 2v इक्वल टू हो गया nRT इंटू कितना आ गया t। इसको हमने T1 मान लिया, इसको T2 मान लिया, तो 2pv की वैल्यू कितना आ गया nR है, nR बच्चों क्या मिलेगा T2। अब इस pv की वैल्यू हम यहाँ से अगर उठा के रख देते हैं तो 2 इंटू pv की जो वैल्यू आएगा nR T1 आएगा इक्वल टू nR T2। तो टेम्परेचर भी बच्चों क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर हो गया 2 इंटू T1। अब T1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है T1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, T1 की वैल्यू है 300 केल्विन। तो जब इसको वैल्यू 2 इंटू 300 केल्विन अगर इस्तेमाल करते हैं तो कितना आ जाएगा 600 केल्विन।
इतनी टेम्परेचर इसकी चेंज कर जाएगी। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? तो T1 इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 600 केल्विन, उसका सीधा डबल हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों।